बिहार चुनाव से पहले कई पिछड़ी जातियों को एससी एसटी में शामिल कराने की मांग तेज है। राजनीतिक पार्टियों के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी पर भी ये मांग उठी। चिराग पासवान ने भी कई जातियों को एससी एसटी में शामिल करने की बात कही, तो उधर तेजस्वी यादव अपने चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए अपनी पार्टी को एमवाई समीकरण से बढ़ाते हुए सभी जातियों की पार्टी बताने लगे। जातीय सम्मेलन में भाग लेकर के अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के इस मंसूबे पर बीजेपी पानी फेरने की कवायद में लगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जातीय जनगणना से पहले जातीय सम्मेलन। बिहार चुनाव में 12 जातियों की लगेगी लॉटरी। पांच साल में कितना बदला बिहार का जातीय समीकरण। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार की राजनीति में कई पिछड़ी जातियों को एससी एसटी में शामिल कराने की होड़ कहीं राजनीतिक मुद्दा न बन जाए। करीब सभी दल कुछ खास जातियों को एससी एसटी में शामिल कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के मौके ढूंढ रहे हैं। शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी के दौरान भी एससी एसटी की मांग ने वर्तमान राजनीति को एक नई दिशा दिखा दी। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की राजनीति एक रोचक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। बीजेपी ने राज्य में जातीय समीकरण साधने की रणनीति पर काम करना शुरू किया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह बिहार चुनाव में भी गैर यादव ओबीसी और दलितों को संगठित करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बिहार की राजनीति में जाति एक निर्णायक कारक रही है। लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण, नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण प्रभावी रहा। बीजेपी सवर्ण शहरी मतदाताओं पर निर्भर रही। अब हर विधानसभा क्षेत्र में जाति आधारित सम्मेलन का आयोजन। यह रणनीति न केवल विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है, बल्कि हिंदू वोटों के बंटवारे के डर को भी कम करती है। बीजेपी के रणनीतिकार ने शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी मनाने का फैसला कर अपनी नीति को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की। इस समारोह को महत्वपूर्ण बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। एनडीए की तरफ से भाजपा लगातार अलग अलग जातियों के कार्यक्रम कर रही है। पहले चरण में सभाएं हो रही हैं, दूसरे फेज में रैलियां भी होंगी। पहले तेली, फिर कुम्हार, फिर मांझी, फिर नोनिया जातियों की बीजेपी ने बड़ी सभाएं की। माना यही जा रहा है कि भाजपा अपने स्वर्ण और वैश्य वोट बैंक के साथ अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक को भी साधने की कवायद में है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कह दिया कि हम जाति नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। भाजपा सबका साथ सबके विश्वास के नारे के साथ काम करती है। सभी जातियों का साथ भी हम सम्मेलन करते हैं और सभी जातियों का अलग अलग भी सम्मेलन करते हैं। इसमें हम लोग जाति की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति करते हैं और सबका साथ सबका विकास जो हमारा मूल मंत्र है, उस पर काम करते हुए देश को विकसित भारत बनाने का सपना जो मोदी जी ने देखा है, उस सपने को पूरा करने में पूरा एनडीए पूरी ताकत के साथ एक साथ खड़ा है। और चुनाव में भी हम लोग यही मूल मंत्र के साथ उतरेंगे कि देश को विकसित राज्य और बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाना है। हालांकि बिहार चुनाव के वक्त पिछड़ी जातियों के लिए लोक लुभावनी वादों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन ने अपनी राय रखी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अगर 1990 की बात करें तब लालू यादव की ताकत में एमवाई के साथ में अति पिछड़ा वोट भी था, लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ तो अति पिछड़ा वोट का एक आकर्षण उनके साथ भी था। और जब नीतीश कुमार लालू जी से अलग हुए तो कुछ अति पिछड़ा वोट ये लेकर के भी हटे। तो आने वाले दिनों में जो चुनाव इसके पहले जो कुछ भी हुए तो दो तरह के समीकरण सामने आए कि अगर महागठबंधन के साथ अगर नीतीश जी रहे तो करीब 40% वोट अति पिछड़ा का उन्हें मिल जाता था, लेकिन वही नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ चले आते थे तो भाजपा का अपना वोट, नरेंद्र मोदी जी का अपना प्रभाव और नीतीश जी का अपना प्रभाव लग करके 80% वोट उनको मिलता था।
दरअसल जातिगत गणना सर्वे रिपोर्ट के बाद बिहार की जातीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया। चिराग पासवान ने बिहार की नीतीश सरकार से कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार ऐसी 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थीं। इनमें सवर्ण समुदाय का योगदान 45 एमएलए के साथ सबसे ज्यादा था। पार्टी ने इस बार कुशवाहा, कुर्मी, यादव, ईबीसी को लक्षित किया, जो बिहार की जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा है। जातिगत जनगणना का समर्थन कर बीजेपी ने आरजेडी और जेडीयू के प्रमुख चुनावी मुद्दे को कमजोर किया। इससे महागठबंधन के एमवाई और लौकुश समीकरणों में दरार पड़ सकती है। हिंदू वोटों के बंटवारे के डर को कम करने के लिए बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दों को जातीय सम्मेलनों में जोड़ रही है, जिससे सवर्ण और ओबीसी वोटर एकजुट रहें। – 2020 के चुनाव में एनडीए को 33% वोट शेयर मिला, जिसमें बीजेपी 24.4%, जबकि महागठबंधन को 43% वोट मिले। बीजेपी ने 15% सवर्ण आबादी और कुछ ओबीसी पर निर्भरता दिखाई। 2025 में जातिगत जनगणना के फैसले ने बीजेपी को अवसर दिया। बिहार में यादव 14%, कुर्मी 4%, कुशवाहा 4%, ईबीसी 36% हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में भी जातीय संतुलन साधा, जिसमें 7 नए मंत्रियों में 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े, 2 सवर्ण शामिल किए गए। ये कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इससे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। जातिगत जनगणना का समर्थन कर बीजेपी ने आरजेडी और जेडीयू के प्रमुख चुनावी मुद्दे को कमजोर किया। इससे महागठबंधन के एमवाई और लव कुश समीकरणों में दरार पड़ सकती है। तो वहीं साल 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए अपनी पार्टी को एमवाई से बढ़ाते हुए सभी जातियों की पार्टी बताई। जो तेजस्वी यादव कभी आरजेडी को A to Z की पार्टी बताते थे, वहीं अब विधानसभा चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी में जुट गए हैं। पिछले 83 दिनों में तेजस्वी यादव 8 जातीय सम्मेलन में भाग लेकर उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव ने इस चुनाव में इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष चुना है। राष्ट्रीय जनता दल हर वर्गों, हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के प्रति संकल्पित रही है और उसी संकल्प का परिणाम है कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित करके राष्ट्रीय जनता दल ने एक नए इतिहास और नए युग की शुरुआत की है। इससे अति पिछड़ा समाज राष्ट्रीय जनता दल से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, लालू प्रसाद जी से और मजबूती के साथ जुड़ेगा और आने वाले समय में बिहार में जो परिवर्तन की राजनीति देखने को मिलेगी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा। ये बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है, उसमें अति पिछड़ा समाज का विश्वास और मजबूत हुआ है। लेकिन आरजेडी के इस मंसूबे पर बीजेपी पानी फेरने की कवायद में लग गई है। बीजेपी लगातार अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित समाज के बड़े दिवंगत नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सभाएं कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि आरजेडी की ख्वाहिशों पर मिट्टी डाल दी जाए, क्योंकि अगर आरजेडी अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित, जिसका वोट 36% से ज्यादा है, इनको साधने में सफल हुई तो एनडीए के लिए बिहार की सत्ता की राह आसान नहीं होगी। हालांकि बीजेपी ने लगातार कई कार्यक्रम करने की तैयारी की और आगे आने वाले दिनों में जाति आधारित जनगणना के साथ 12 जातियों को भी साधने के लिए चुनावी मैदान में बीजेपी उतर जाएगी। बिहार में चुनाव चाहे कोई भी हो, बगैर जातीय समीकरण के कुछ भी संभव नहीं है। एक बार फिर से बिहार में जातीय गोलबंदी देखी जा रही है। अगर बात करें तो सबसे बड़ी गोलबंदी अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित वोट बैंक को लेकर है। आरजेडी ने अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मंगनी लाल मंडल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो बीजेपी लगातार अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों की अलग अलग सभाएं कर रही है। दूसरे चरण में रैलियां भी करने की तैयारी है। मतलब साफ है, एक बार फिर से बिहार जातीय गोलबंदी का गवाह बनेगा और जो भी इस चुनाव में अपने तौर पे जातियों को साध लेगा, वो इस बार फिर से सिकंदर बनेगा। अपने सहयोगी अस्मित सिन्हा और मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।